हर साल ढेर सारे फाइटर्स थाईलैंड जैसे देशों में जाकर इलीगल फाइट्स में हिस्सा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ जुएबाजी का एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है। लेकिन ये गंदा खेल बस यहीं नहीं रुकता। जब भी फाइटर्स की कमी पड़ती है, थाईलैंड का ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया दूसरे देशों से फाइटर्स को अगवा कर लेता है और फिर उन्हें जेल में डालकर इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद ही हिम्मत तोड़कर उनके इशारे पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते हैं तो कुछ को ब्लैकमेल करके इस खूनी खेल में धकेल दिया जाता है। हालात इतने बिगड़े हुए थे कि थाईलैंड की जेल में जो एक बार फंसा, उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इस कहानी की शुरुआत में भी हमें ऐसे एक फाइटर को दिखाया जाता है जिसका बड़ा भाई पैसे कमाने के लिए थाईलैंड गया था, लेकिन वहाँ टोंग पो नाम के मुआई थाई फाइटर ने बड़ी बेरहमी से उसे मार डाला। टोंग पो उस जगह का चैंपियन था जिसे कोई नहीं हरा पाया था, लेकिन उसकी किस्मत ने तब पलटी मार ली जब कट नाम के एक अमेरिकन बॉक्सर ने उसी की जगह पर उसे धूल चटाई और अपने भाई की मौत का बदला लिया। टोंग पो को मारने के बाद नेक्स्ट चैंपियन को उसकी जगह लेनी थी, पर कट ने ऐसा नहीं किया और एक आम जिंदगी जीने की आस लिए वापस अमेरिका लौट आया। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि कट अमेरिका का एक फेमस एमएमए फाइटर बन चुका है। एक शाम जब वो नहाकर बाहर निकला तो पाया कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हम यूएस मार्शल से हैं, हमें पता चला कि तुमने 18 महीने पहले थाईलैंड में किसी का खून किया था। कर्ट तुरंत समझ जाता है कि ये लोग टोंग पो की बात कर रहे हैं। वो कॉर्पोरेट करने को तैयार था, पर उसने कहा कि वो दोनों सबसे पहले अपना बैज दिखाएं। उनमें से एक बैज दिखाने के बहाने खड़ा हुआ, लेकिन तभी दूसरे ने उसे करंट का जोरदार झटका देकर बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड बैठा हुआ था, जो कहता है कि जब तुमने टोंग पो को हराया था तो मैं चाहता था कि तुम उसकी जगह लो और यहाँ के नेक्स्ट चैंपियन बनो, पर तुम सब कुछ छोड़कर अमेरिका चले गए, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ। थॉमस चाहता था कि वो उसकी भरपाई करे और एक और फाइट लड़े, जिसके बाद वो चाहे तो यहाँ से जा सकता है। इसके बाद कट को थाईलैंड की जेल में लाया गया। अब से यही उसका घर था जब तक वो लड़कर अपनी आजादी नहीं कमा लेता। कर्ट वहाँ मोंगकुट को देखता है जिसे उसे फाइट करनी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे सामने 7 फुट का कोई मॉन्स्टर खड़ा हो। मोंगकुट का वजन 180 किलो था और न सिर्फ उसका वजन बल्कि उसकी ताकत भी किसी आम इंसान से कई गुना ज्यादा थी। कर्ट की उससे फाइट करवाना मानो ऐसा था जैसे किसी कांच की तलवार से पत्थर को काटने की कोशिश करना। थॉमस कहता है अगर तुम जीते तो हम तुम्हें $10 लाख देंगे, साथ में तुम्हारी आजादी भी। पर अगर लड़ने से मना किया या उससे हार गए तो तुम जानते ही हो कि थाईलैंड की जेल से कोई जिंदा बाहर नहीं जाता। थॉमस का राइट हैंड क्रॉफोर्ड कर्ट को बताता है कि इस जेल के लोग टोंग पो को बहुत चाहते थे। तुमने उसे मारकर बहुत बड़ी गलती की, अब उसकी कीमत चुकाने का समय आ चुका है। अगले दिन जब कर्ट वहाँ से भागने के बारे में सोच रहा था, तभी एक आदमी उसे कहता है कि कुछ लोग तुम्हारी ओर आ रहे हैं, थोड़ा सतर्क रहना। दांत पीसते हुए और चेहरे पर नफरत लिए कुछ लोग कर्ट को मारने आए थे, लेकिन कर्ट ने उन्हें इतना पीटा कि फिर दोबारा किसी ने उससे पंगा लेने की गलती नहीं की। अपने लोगों को पिटता हुआ देख जेलर अपनी सुबह की चाय का आनंद नहीं ले पाया। उसने कहा इसे पकड़ लो और इसे इतने कोड़े मारो कि दोबारा यहाँ किसी पर हाथ उठाने से पहले ये 100 बार सोचे। उस रात कर्ट को उन लोगों ने बहुत मारा, पर इतना जुल्म सहने के बाद भी कर्ट टस से मस नहीं हुआ और उनके सामने फौलाद की तरह खड़ा रहा। सभी कैदी उसे देखकर हैरान थे, पर उन्हें ये भी पता था कि वो ज्यादा दिन तक उनके टॉर्चर को सह नहीं पाएगा। हर रोज कोई ना कोई उसे ऐसे घूरता था जैसे कि वो अभी उसकी जान ले लेगा। कर्ट बेचारा उनके लिए मानो एक पंचिंग बैग बन गया था जिस पर हर कोई अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता जब तक वो पूरी तरह से टूट नहीं जाता। एक दिन कर्ट गलती से वहाँ बैठे कैदी से टकरा गया। इस आदमी का नाम ब्रिग्स है और ये अकेला ऐसा आदमी है जो अपने काम से काम रखता है, और जो इससे पंगा लेता था उसे ये हमारे बिना छोड़ता नहीं था। बदकिस्मती से इस बार कर्ट उसके हत्थे चढ़ गया। ब्रिग्स ने उसे बहुत पीटा, पर वो बाकियों की तरह उसकी जान लेने पर नहीं तुला हुआ था। वो बस कर्ट को सबक सिखाना चाहता था कि वो अपनी हद में रहे। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने कर्ट के साथ साथ इस बार ब्रिग्स को भी पकड़ लिया और उन दोनों को कोड़ों से बहुत पीटा। कर्ट बेचारा दर्द से चिल्ला रहा था, पर ब्रिग्स उसके चेहरे पर दर्द तो छोड़ो, परेशानी की एक शिकन तक नहीं थी, जैसे कि ये उसका रोज का काम हो। एक दिन कर्ट ने कुछ पुलिस वालों के हाथ में फोन देखा और बड़ी चालाकी से उसे उनकी जेब से चोरी कर लिया। उसने तुरंत अपनी वाइफ को कॉल किया और उसे बताया कि मुझे किडनैप किया गया है, मैं बैंकॉक की किसी जेल में हूँ। इससे पहले वो कुछ और बता पाता, पुलिस कर्ट को फिर से पकड़ लेती है और उसे बहुत पीटा जाता है। थॉमस ने कहा ये लोग तुम्हें मार देंगे, इस तरह हर दिन तड़पने से अच्छा है कि तुम मेरे लिए रिंग में लड़ो, मैं तुम्हें आजादी और पैसे दोनों दूंगा। पर फिर भी कर्ट नहीं मानता, जिससे थॉमस तिलबिला उठता है। वहीं दूसरी तरफ लियू कर्ट को ढूंढते हुए थाईलैंड आती है। उसकी वाइफ बनने से पहले वो थाईलैंड में एक पुलिस ऑफिसर थी, इसलिए उसे पता लगाने में जरा भी देर नहीं लगती कि कर्ट को किस जेल में रखा गया है। उसी रात ब्रिग्स कर्ट से मिलने आता है।
कर्ट ने पूछा, तुम उस दिन इतना दर्द सहकर भी चुप कैसे थे? मुझे बताओ कि तुमने वो कैसे किया। ब्रिग्स उसे एक पौधे के पास ले गया और कहा, इसे हर दिन आकर छुआ करो। इसमें कुछ केमिकल्स हैं जो तुम्हारी नसों को शांत कर देते हैं और दर्द नहीं होता। आज रात इसका लेप बनाकर अपनी पीठ पर रगड़ लेना, बाकी सब तुम्हारा दिमाग कर लेगा। इसी बीच कर्ट को पता चला कि उससे कोई मिलने आया है। उसने देखा कि ये तो माइकल है, उसका पुराना मार्शल आर्ट टीचर, जिसकी मदद से उसने टोंग पो जैसे खतरनाक फाइटर को हराया था। उन लोगों ने माइकल को भी टोंग पो के मर्डर में अंदर कर दिया था और सबसे दुख की बात ये थी कि उन्होंने उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधा कर दिया। माइकल ने कहा, देखो कर्ट, मेरे लिए परेशान मत होना, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। इसी बीच थॉमस को पता चल जाता है कि कर्ट की वाइफ उसे ढूंढते हुए थाईलैंड आ चुकी है, जिसके बाद वो अपने लोगों से कहकर उसे किडनैप कर लेता है। क्रोफोर्ड कर्ट से मिलने आया और उसे उसकी अगवा की गई वाइफ का वीडियो दिखाकर कहा कि अब तो तुम जरूर लड़ोगे, लड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। एक दिन बाद थॉमस कर्ट से मिलने आया। सबसे ज्यादा खुशी उसी के चेहरे पर झलक रही थी, क्योंकि अब जो वो लोगों के सामने पेश करने वाला था वो किसी खौफनाक तमाशे से कम नहीं था। कर्ट ने भी अपनी ट्रेनिंग शुरू करने में जरा भी देर नहीं की और माइकल के साथ मिलकर मोंगकुड को हराने के लिए नए नए पैतरे सीखने लगा। माइकल इस बार उसे एक नए अंदाज से ट्रेन करना चाहता था। आंखों की रोशनी जाने के बाद वो ऐसी चीजें महसूस करने लगा था जिन्हें एक इंसान अपनी आंखों से देखकर भी महसूस नहीं कर सकता। वो चाहता था कि कर्ट भी अपनी ज्यादातर ट्रेनिंग आंखें बंद करके करे, इससे उसे मोंगकुड को हराने में मदद मिलेगी। ब्रिग्स भी उसे ट्रेन करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था और अगर इतना भी कम था तो वो उसके लिए एक 7 फुट का पहलवान ले आया, जिसकी कद काठी बिल्कुल मोंगकुड से मेल खाती थी। वो इतना ताकतवर था कि कर्ट को एक ही धक्के में दूर फेंक देता है और अगर उसने उसका गला पकड़ लिया तब तो खेल खत्म समझो। इतनी मेहनत करने के बाद भी माइकल को लगता था कि कर्ट मोंगकुड से नहीं जीत पाएगा, क्योंकि उसे हराने का मतलब था मौत को गले लगाना। थॉमस ने कर्ट को अपने पास बुलाया और कहा, अब से तुम यहाँ ट्रेनिंग नहीं करोगे, मेरे साथ मेरे आलिशान घर में चलो, वहाँ तुम्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। कर्ट जानता था कि हर बकरे को हलाल करने से पहले उसकी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। थॉमस भी उसके साथ वही कर रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं यहीं रहकर ट्रेनिंग करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेहमान नवाजी मेरी आखिरी विदाई की तैयारी है। ट्रेनिंग के बीच माइकल कर्ट से कहता है कि मोंगकुड बेशक तुमसे बड़ा और ताकतवर है, लेकिन उसके अंदर तुम्हारी जितनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड नहीं है। वो किसी पत्थर की तरह है जो जल्दी से मुड़ नहीं सकता। कर्ट उसकी और कमजोरियां जानना चाहता था, पर माइकल को वो तभी पता चलती जब वो उसे ट्रेनिंग करते हुए देखता, जो अब उसके लिए मुमकिन नहीं था। फिर भी उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। अगले दिन माइकल मोंगकुड की ट्रेनिंग देखने गया। वहां जाकर उसे पता चला कि मोंगकुड कोई आम इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है जो बड़ा है, तेज है और दुनिया के किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर है। जब क्रोफोर्ड ने उसे बताया कि वो खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट की हेल्प से जेनेटिकली एडवांस स्टेरॉइड और सप्लीमेंट लेता है, तो माइकल ने कहा कि ये तो चीटिंग है। भला कर्ट जैसा एक आम इंसान उससे कैसे लड़ेगा। उसने थॉमस से इस फाइट को रोकने की रिक्वेस्ट की, यहाँ तक कि कर्ट की जगह वो खुद इस फाइट में हिस्सा लेने को तैयार था। पर थॉमस को लगता था कि वो कमजोर है, लोग भला एक अंधे को लड़ने के लिए देखने क्यों आएंगे। वो इस मैच को यादगार बनाना चाहता था, जो सिर्फ कर्ट ही कर सकता है। इस फाइट में कर्ट की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी, इसलिए वो ट्रेनिंग भी ऐसी करता है जैसे कि उसकी आखिरी फाइट हो। जल्द ही वो 7 फुट के फाइटर को हराने में कामयाबी हासिल करने लगा, जो उसे ट्रेनिंग से पहले नामुमकिन लगता था। उसे लगने लगा कि वो मोंगकुड को बड़ी आसानी से हरा देगा, पर माइकल उसे सच्चाई का आईना दिखाने से कभी पीछे नहीं हटता था। वो चाहता था कि कर्ट ऊंची से ऊंची छलांग मारना सीखे, पर हर बार कर्ट उसकी उम्मीद से कम ही छलांग लगा पाता था। इसी बीच जब कर्ट ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसकी नजर एक आदमी के हाथ पर बने टैटू पर पड़ती है। उसे याद आया कि ये टैटू वाला आदमी लियो की किडनैपिंग की वीडियो में भी था। इसका मतलब अगर उसका पीछा किया तो लियो को बचाया जा सकता है। उसने क्रोफोर्ड से कहा, मुझे बाहर घूमने जाना है, जाओ अपने बॉस से परमिशन लेकर आओ। इसके बाद वो एक क्लब में जाते हैं जहाँ छोटी मोटी फाइट्स हुआ करती थी। कर्ट उसमें हिस्सा लेता है। ठीक उसी वक्त माइकल बहाना बनाकर क्लब के बाहर चला जाता है और एक अनजान आदमी का फोन छीनकर उससे अपने बेटे को कॉल करता है। वहीं दूसरी ओर कर्ट अपनी फाइट से सबका ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिर में वो ये मैच जीत गया, पर ये उसका असली प्लान नहीं था। उन्हें जैसे ही पैसे मिले, उन्होंने सारे नोट हवा में उड़ा दिए, जिससे क्लब में उन्हें लूटने की होड़ मच गई। इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने टैटू वाले आदमी को किडनैप कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। काफी पीटने के बाद आखिर उसने सच उगल ही दिया कि उन्होंने लियो को कहाँ रखा है। वो उन्हें एक नदी के पास ले गया, पर वहाँ सभी लोग उसे जानते थे। उसके एक इशारा करते ही सभी उसे बचाने के लिए कर्ट और उसके दोस्तों पर टूट पड़े। मौके का फायदा उठाकर उसने वहाँ से भागने की कोशिश की, पर कर्ट ने उसका पीछा किया और आखिर में उसे धर दबोचा। इसके बाद उन सभी ने एक सीक्रेट पेंट हाउस की ओर रुख किया,
जिसका दरवाजा सिर्फ वही खोल सकता था। अंदर आकर कर्ट थॉमस से मिला, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशियां कर रहा था। ये लड़कियां भी बस उसका मन बहलाने के लिए नहीं थीं, बल्कि खूबसूरती में लिपटी हुई वो बलाएं थीं जिनसे दूर रहने में ही भलाई थी। वो कर्ट को एक भूल भुलैया में ले गईं और उस पर एक के बाद एक कई वार किए, लेकिन आखिर में कर्ट उन्हें ढूंढकर उन्हें भी उनकी औकात दिखा देता है। वो जब आगे बढ़े तो एक आदमी ने लियो के सिर पर बंदूक रख दी और कहा, सब अपने हथियार नीचे फेंको। कर्ट ने एक चाकू को ऐसी लात मारी कि वो सीधा उस आदमी की छाती में जा घुसी और मौके का फायदा उठाकर लियो ने भी उसे गोलियों से भून दिया। वो जब वहां से बाहर निकल रहे थे तभी थॉमस के गुंडे उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उसे देखकर मोंकुट की आंखों में खून खौल रहा था। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, और बस इतना कहकर उसने उस पर हाथ उठा दिया। कर्ट को बचाने की कोशिश में लियो को उसका एक दमदार मुक्का लग गया, जिससे वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कर्ट को बताया कि वो कोमा में जा चुकी है, उसे ठीक होने में समय लग सकता है। माइकल वैसे तो भगवान को मानने वाला इंसान नहीं था, पर फिर भी वो लियो की सलामती के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता है। लगता है ऊपर वाले ने उसकी सुन ली थी, क्योंकि लियो जल्द ही कोमा से बाहर आ जाती है। मुकाबले की घड़ी मौत की घंटी की तरह उसके सर पर नाच रही थी, पर कर्ट अभी तक पता नहीं लगा पाया था कि उसकी कमजोरी क्या है। माइकल ने उसे कहा कि मैं जानता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। उस दिन जब मैं उसकी ट्रेनिंग देखने गया था तो मैंने नोटिस किया था कि वो अपने जबड़े पर हल्के से वार से ही तिलमिला उठा था। उसका जबड़ा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और ये बात उसे भी अच्छे से पता है, इसलिए कभी तुम्हें उस पर वार नहीं करने देगा। तुम्हें उसके मुंह तक पहुंचने के लिए बहुत ऊंची और सटीक छलांग लगानी होगी, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। अगले दिन थाईलैंड के सबसे प्राचीन मंदिर में कर्ट और मोंकुट के बीच फाइट रखी गई। उन दोनों को देखने के लिए दूर दूर देशों से लोग इकट्ठा हुए थे। सबसे पहले कर्ट रिंग में आया और लोग उसके लिए चीयर करने लगे, लेकिन जब मोंकुट ने रिंग में कदम रखा तो पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठा। उसके आने से जो शोर मचा था, उसके नीचे जैसे कर्ट की पहचान मानो गायब ही हो गई। थॉमस सभी को बैटिंग के रूल्स बताता है, जिसके बाद सभी अपना दाव लगाना शुरू कर देते हैं। मोंकुट ने कर्ट से कहा, सुना तेरी बीवी कोमा से बाहर आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुझे मारने के बाद वो मेरा बिस्तर गर्म करने के काम आएगी। जैसे ही पहला राउंड शुरू होता है, मोंकुट ने उसे जोर का धक्का देकर जमीन से पटक दिया। कर्ट बेचारा उस पर अटैक तो कर रहा था, लेकिन उसके लिए कर्ट के सारे वार जैसे हल्की थपकी के बराबर थे। मोंकुट में तेजी तो नहीं थी, पर ताकत में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो कभी उसका हाथ मरोड़ देता तो कभी लाचार कर्ट की गर्दन पकड़ लेता। दर्शकों के शोर ने बता दिया था कि ये राउंड कौन जीतने वाला है। समय खत्म होने से पहले कर्ट उसके ऊपर चढ़ गया और एक के बाद एक उस पर कई एल्बो स्ट्राइक किए, लेकिन मोंकुट ने उसे उठाकर पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी हालत बद से बदतर हो गई। वो एक स्ट्रॉन्ग पंच से उसकी जान लेने ही वाला था कि तभी राउंड खत्म हो गया और उसे रुकना पड़ा। कर्ट अब समझ चुका था कि अब वो इस लड़ाई को नहीं जीत सकता। एक और राउंड सिर्फ उसकी मौत को और दर्दनाक बनाएगा, और अगला राउंड वो तो और भी खतरनाक था, क्योंकि इस बार लड़ाई हाथों से नहीं तलवारों से होने वाली थी। जैसे ही गोंग बजाया गया, मोंकुट कर्ट के ऊपर टूट पड़ा। उसके वार में इतना जोर था कि कर्ट की तलवार उसके हाथ से छटककर दूर जा गिरी। इतनी मार खाने के बाद कर्ट के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो ठीक से खड़ा हो सके। सबने मोंकुट से कहा, उसे मार दो, वो जिंदा नहीं बचना चाहिए। जिसके बाद मोंकुट ने उसे उठाया और उसके पेट में इतना जोरदार घूंसा मारा कि उसका पूरा शरीर थर्रा उठा। सब उसकी तरफ देख रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद वो उठे, लेकिन वो नहीं उठा। तभी एक डॉक्टर भागता हुआ उसके पास आया। उसने जल्दी से उसकी जांच की और सबके सामने ऐलान किया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जैसे ये खबर फैली, चारों तरफ मोंकुट का नाम गूंजने लगा। लोग उसकी जीत का जश्न मनाने लगे, लेकिन उसी शोर के पीछे एक कोना ऐसा भी था जो खामोशी में कर्ट की मौत का मातम मना रहे थे। लियो ने कर्ट को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब वो जा चुका था। माइकल भी अपनी आंखें नम होने से खुद को रोक नहीं पाया और उसे खोने के दुख में फूट फूट कर रोने लगा। इसी बीच लियो की नजर उस स्टेरॉइड पर पड़ी जिसमें डेड सेल्स रिपेयर करने की अद्भुत शक्तियां थीं। जरा भी देरी ना करते हुए उसने उसे उठाया और कर्ट के शरीर में इंजेक्ट कर दिया। स्टेरॉइड जैसे उसके खून में मिक्स हुआ, अचानक कर्ट जिंदा हो गया। उसकी मौत का जश्न मनाने वाली भीड़ भी उसे देखकर चौंक गई। सबके चेहरे ऐसे हो गए थे मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। कर्ट ने कहा, जब तक हम में से कोई मरता नहीं, ये मैच नहीं खत्म होगा। थॉमस ने देखा कि अचानक सभी लोग कर्ट पर पैसा लगाने लगे थे। उसे समझ आ गया कि लोग अब उसकी ताकत पर नहीं, उसकी हिम्मत पर दाव लगा रहे हैं। कर्ट ने माइकल को उसकी आंख पर कपड़ा बांधने को कहा, क्योंकि मोंकुट को सिर्फ मारना ही काफी नहीं था, ये भी अंदाजा लगाना जरूरी था कि वो किस तकनीक से हमला कर रहा है। रिंग में आते ही उसने बस अपना बचाव किया। उसने हवा में आने वाले हल्के से हल्के बदलाव को महसूस किया और जल्द ही उसे मोंकुट का फाइटिंग पैटर्न समझ आ गया। वो जानता था कि उसका जबड़ा कमजोर है, लेकिन जब तक वो छाती चौड़ी कर पत्थर की तरह सामने खड़ा रहेगा, वो उस पर हमला नहीं कर सकता। हल्का सा झुकने के लिए उसका थकना बहुत जरूरी था।
उसका आधा काम तो भीड़ ने कर दिया। लोगों ने मोंकुट को गुस्सा दिलाया, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी थक गया। और जब जब वो थोड़ी सांस भरने के लिए नीचे झुकता, तब तब कर्ट उसके जबड़े पर जोर से वार करता। इस तरह उसने उसे बहुत मारा। पर मोंकुट भी कम चालाक नहीं था। उसकी चाल समझते ही उसने झुकना कम कर दिया और उसकी गर्दन दबोचकर उसे पानी में डुबाने लगा। सब खड़े उसकी मौत का तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा कि बस यही अंत है। लेकिन कर्ट एक बार फिर से खड़ा हुआ और मोंकुट के ऊपर एक के बाद एक कई जानलेवा वार किए। माइकल ने उसे किल शॉट के बारे में बताया था और यही मौका था उसे इस्तेमाल करने का। कर्ट ने उसके जबड़े पर एक जोरदार फ्लाइंग किक मारी, जिससे वो धाराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस पर इतने मुक्के बरसाए कि अब सिर्फ उसकी सांसें चल रही थीं। उसके शरीर में इतनी भी ताकत नहीं बची थी कि वो उठकर पलटवार कर सके। कर्ट चाहता तो उसकी जान बख्श सकता था, लेकिन उसने लियो के साथ जो किया था उसके बाद उसे माफ कर पाना नामुमकिन था। आखिर में कर्ट ने उसका गला घोंटकर उसकी बची हुई आखिरी सांस भी छीन ली और उसे मार डाला। ये फाइट अब खत्म हो चुकी थी और कर्ट इसका विजेता था। वहीं थॉमस का जो नुकसान हुआ, उससे तो वो शायद एक बार के लिए उभर सकता था, लेकिन जो उसे सबके सामने जलील होना पड़ा, उसका घाव कभी नहीं भरेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।